ठीक है। आज आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 9, जो कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत को हम उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं इस पावर प्लांट की क्लासेस में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और उसके बाद एक डीजल बेस्ड पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, और इन सबको मिला के कहीं कहीं पे हम जो यूज करते हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, इसको हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा। ठीक है, तो ये अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो हम लोगों ने कन्वेंशनल एनर्जी पढ़ा। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आप कह सकते हैं कि वो जितनी भी एनर्जीज थी वो परंपरागत के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सब की बात की जाए तो। पहले तो जानते हैं कि ये ऊर्जा के आरंभ परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो ये जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि ऊर्जा का कारण है, जिसके कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। और बहुत दिनों से क्या हो, आप एनर्जी का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप, जो पावर जनरेट करते हैं। वो रिसोर्सेज अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज आपके, जैसे एग्जांपल में बात की जाए तो कोयला हो सकता है, और ऑयल हो सकता है, मतलब जो भी एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो कि कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं, और कुछ जो है नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं। अब कौन से कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं, कौन से एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसको पुनः बताने की जरूरत हमें नहीं लगता है कि होगी, तो मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इन शक्ति के रूप संयंत्रों के ईंधन के रूप में मुख्यतः कोयला, डीजल, न्यूक्लियर फ्यूल आदि का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन ऊर्जा के क्या है, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल में कौन कौन आएगा, कोयला, डीजल और न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जो थर्मल पावर प्लांट पढ़ा, या फिर डीजल बेस्ड पावर प्लांट पढ़ा, या न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा, तो उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहे थे, या फिर जो आपके एनर्जी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो कौन सा था, वो परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल था। लेकिन आज हम जो क्लासेस में पढ़ेंगे, जो आज की क्लासेस में पढ़ेंगे, वो अपरंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले तो इसको जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले के मनुष्य भी क्या करते थे, ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। अब ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह के से करते थे, जैसे भोजन पकाने के लिए क्या करते थे, उष्मा का प्रयोग, प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, समय समय के साथ ऊर्जा के रूपों और प्रयोगों दोनों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और औद्योगिक क्रांति के बाद ऊर्जा का उपयोग तथा खपत दर क्या हुई, दोनों में वृद्धि हुई। जैसा कि धीरे धीरे बदलाव हुआ, उस तरह से ऊर्जा के अलग अलग रूपों का इस्तेमाल किया गया। और आज अगर आधुनिक युग की बात की जाए तो लोगों की इतनी डिमांड्स है कि अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपको अपनी घरेलू आपूर्ति के लिए भी। केवल मतलब इतनी आबादी आप लोग
देख ही रहे हैं बढ़ रही है। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसके द्वारा एक आम इंसान या फिर इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। उसी की वजह से अपरंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा क्या होती है उसके द्वारा भी ऊर्जा जनरेट होती है, उसके द्वारा भी एनर्जी मिलती है, या फिर और भी जो रिसोर्सेस हैं उसके द्वारा क्या होती है आपकी शक्ति या इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। लेकिन अगर सिर्फ उसी पे डिपेंड हुआ जाए, ठीक है, ये पूरी आबादी अगर उसी पे डिपेंड हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग दोनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लगभग दोनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहीं कहीं पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे क्या एज ए एनर्जी रिसोर्सेज, एज ए फ्यूल अगर आप समझे तो, ठीक है, उसमें क्या यूज हो रहा है, सूर्य का प्रकाश यूज हो रहा है। तो सूर्य का प्रकाश किस कैटेगरी में आता है, ये आपका आता है नॉन कन्वेंशनल की एनर्जी में आता है। ठीक है, जो कि खत्म नहीं हो सकता है। अगर कोयला एक बार आपने डाल दिया और वो बर्न हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो कैसा हो गया, वो आपका कन्वेंशनल हो गया। लेकिन सूर्य के प्रकाश से जब आप एनर्जी पैदा करेंगे या फिर उसके द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या यूज करते हैं तो वो क्या होता है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्या होगा, शाम को खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन क्या होगा, उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखना बहुत ही जरूरी होता है, किसका, कन्वेंशनल सोर्सेस का और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस का। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा वह साधन है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने अंदर परिवर्तन की क्या क्षमता रखती है। ऊर्जा का विभिन्न रूप होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। जैसे विभिन्न रूप की बात की जाए तो ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होती है, और आपकी बात की जाए तो थर्मल एनर्जी के रूप में होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में होती है, और सारी मतलब रूपों में एनर्जी होती है। जैसे कि हम लोग बार बार में क्या एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो सब क्या एक ऊर्जा का रूप ही है। आप कह सकते हैं कि ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर प्लांट्स में फ्यूल को बर्न करते हैं तो कोई जरूरी नहीं हमको डायरेक्ट मिले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा मिलती है। हम क्या करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। कैसे, उसके बाद हमको क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त, थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। देन मैकेनिकल एनर्जी के बाद क्या करते हैं, हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और अलग अलग स्टेप से अलग अलग ऊर्जा का रूपांतरण करते रहते हैं। इसको आप ऊर्जा का रूपांतरण भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारा जो ये नया चैप्टर है वो है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, अब अगली जो एक हेडिंग है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण इसको बोलते हैं। अगर आप देख सकते हैं ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण। ठीक है, ऊर्जा स्रोत का जो वर्गीकरण होता है
पहला प्राथमिक और द्वितीय ऊर्जा स्रोत। एक बार प्राथमिक एवं द्वितीय ऊर्जा स्रोत, इसकी इंग्लिश होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद नाउ सेकंड परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। Conventional and non conventional energy resources। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद लास्ट थर्ड इसमें आता है वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज की इंग्लिश होती है तो आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है सोर्स ऑफ एनर्जी की, ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। जैसा कि फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज एंड नाउ सेकंड परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में या फिर एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। और उसके बाद जो आपकी थर्ड होती है, ये थर्ड है वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक, यानी कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत। आपकी ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत क्या होती हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। ऊर्जा के वे स्रोत हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऊर्जा के वे स्रोत, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होते हैं तथा पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, भंडारित होते हैं, कुछ उन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ऊर्जा के वे स्रोत जो
प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं तथा पृथ्वी के अंदर भंडारित होते हैं, उन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला, तेल, पेट्रोलियम, जीवाश्म ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, जीवाश्म ऊर्जा इत्यादि और भी सारी एनर्जी। ठीक है, अन्य उदाहरण के लिए, ठीक है, मैं आप नाभिकीय ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी प्रमुख है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई आपकी प्राइमरी एनर्जी की। ठीक है, प्राइमरी रिसोर्सेज एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी यानी कि द्वितीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। ये द्वितीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी प्राप्ति प्राथमिक ऊर्जा के रूपांतरण के कारण से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी प्राप्ति प्राथमिक ऊर्जा के रूपांतरण के कारण होती है, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल में बात करें तो वाष्प ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक क्या है, स्टीम भी आपकी एक एनर्जी है। तो स्टीम की जो एनर्जी प्राप्त होती है वो आप किसी प्राइमरी एनर्जी का क्या करेंगे, रिसोर्सेज का दहन करवाएंगे, तब तो आपकी क्या होगी, स्टीम प्राप्त होगी। और स्टीम क्या है, एक ऊर्जा है। तो ये यही कह रहा है, इस डिफिनेशन से यही पता चल रहा है कि जब आप प्राइमरी एनर्जी का क्या करेंगे, सहायता लेंगे, या प्राइमरी एनर्जी का क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे ऊर्जा के रूप में, तो उसके बाद आपकी क्या होगी, सेकेंडरी एनर्जी उत्पादित होगी या बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगला है आपकी परंपरागत ऊर्जा तथा अपरंपरागत ऊर्जा, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये क्या होती है? ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम प्रकृति के उन स्रोतों से प्राप्त करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी, भूस्मी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और द्रवीय ऊर्जा, ये सब क्या है, आपके अपरंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकते। इन सोर्सेज से क्या हो सकता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और यही अगर बात की जाए परंपरागत की, तो ये क्या होते हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित होती है। आप ये कह सकते हैं कि जिनकी मात्रा क्या होती है, नेचर में क्या होती है, सीमित होती है, और उनकी एक लिमिट होती है, वो कभी खत्म हो सकते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी की, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जिनको आप परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। ठीक है, एक बार और मैं इन बातों को दोहराना चाहूंगा कि ऊर्जा के वे स्रोत जो कि प्रकृति में उपस्थित होते हैं और वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, वो क्या होंगे, अपरंपरागत होंगे, नॉन कन्वेंशनल होंगे, और ऊर्जा के वे स्रोत जो कि सीमित मात्रा में प्रकृति में मौजूद हैं और वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके आते हैं कन्वेंशनल। उदाहरण के लिए जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम, ये सब किस में आएंगे, आपके ये सब आएंगे आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कि कोयला भी कभी एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। अगला है आपका वाणिज्यिक एवं अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, जो कि थर्ड टाइप है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी उपलब्धता बाजार में होती है तथा वे किसी निश्चित राशि पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जो आपकी एनर्जी होती है वो बाजार में अवेलेबल होती है और उन्हें एक किसी निश्चित राशि देकर खरीदा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो कॉमर्शियल के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए बिजली, कोयला, तेल और प्राकृतिक, ये सब हम क्या करते हैं, किसी निश्चित दाम पे बाजार से क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, बिजली भी आप खरीदते हैं और कोयला भी आप खरीद सकते हैं, तेल भी और नेचुरल गैसेस भी आप खरीदते हैं बाजार से, और वो भी जो रेट जो तय किया गया होता है उसी पे आप खरीदते हैं। तो ये आपका कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। और
अगर वही बात की जाए नॉन कॉमर्शियल यानी कि अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के अंदर ऊर्जा के वे स्रोत या फिर इन स्रोत से हम उद्योगों, कृषि, परिवहन आदि का विकास तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रत्यक्ष रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं होते, यानी कि हम डायरेक्टली वो क्या होते हैं, बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऊर्जा के स्रोत तो होते हैं लेकिन वे डायरेक्टली बाजार पे किसी निश्चित कीमत पे आपको नहीं मिल सकते हैं, वो अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कृषि व्यर्थ ईंधन, ठीक है, और गोबर, लकड़ी, ये सब मतलब ऐसे तो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि ये क्या है, किसी निश्चित दाम पे आपको बाजार में उपलब्ध हर जगह नहीं हो सकते। जैसे कि कोयला हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, आपका तेल हर जगह यानी कि पेट्रोल डीजल ये क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। उस तरह से ये आपके जो कॉमर्शियल होते हैं, एक तरह से ये घरेलू से जुड़े होते हैं यानी कि कृषि से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, और इन ऊर्जा को मुख्यतः भोजन पकाने, आग जलाने, रोशनी करने के लिए नॉन कॉमर्शियल का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो इसका क्लासिफिकेशन था उसको डिस्कस किया। उसके डिस्कस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज, और उसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और नाउ थर्ड एंड लास्ट कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और जाना, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और उसके बाद हम लोगों का जो ये चैप्टर है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पढ़ना है, यानी कि जो सेकंड है, सेकंड में नॉन कन्वेंशनल जो लिखा हुआ यानी कि अपरंपरागत जो लिखा हुआ, हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया कि कितने टाइप्स की जो आपकी रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको किस तरह क्लासिफाई किया गया है, किस तरह अलग अलग भागों में बांटा गया है, किसको मद्देनजर में रखते हुए, तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लासेस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।